भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कॉन्फ्रेंस को मिशन फॉर ग्लोबल चेंज और इसके मेंबर्स और चेयरमैन एवं गाइड श्री भरत गांधी जी विश्वात्मा जी द्वारा आयोजित किया गया है। हम सबके आमंत्रण पर आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यह इसकी आवश्यकता और प्रासंगिकता का सबूत है कि ये कितना रिलेवेंट है आज के ज़माने में, आज के समय के लिए। यहाँ नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया और हमारे पड़ोसी भाई नेपाल, बांग्लादेश और शायद पाकिस्तान से भी कुछ लोग आए हैं। और जो लोग लाइव देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब की तरफ से आपका स्वागत है। खुश आमदेद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल and assalamu alaikum to all participants and listeners on live YouTube. Now coming to the main theme of this conference, how to fix global problems that impact each individual's right and life. जो हमारा मेन विषय है आज का कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स हर इंडिविजुअल के जीवन को किस तरह से प्रभावित कर रहा है और हम इसका कैसे निवारण कर सकते हैं, ग्लोबल यूनिटी को प्रमोट करके, रीजनल यूनिटी को प्रमोट करके। कुछ लोग यहाँ समझते हैं कि ग्लोबल इश्यूज से हमें क्या लेना देना, हमारी प्रॉब्लम तो लोकल है। खाना पीना, मकान, सफाई, सुरक्षा, न्याय, बच्चों की पढ़ाई, दवा, इलाज, बस और क्या चाहिए। लेकिन हकीकत में इन सब चीज़ों पर ग्लोबल इश्यूज का प्रभाव पड़ता है। आज रूस और यूक्रेन की लड़ाई के कारण वर्ल्ड में वीट का दाम करीब 28% बढ़ गया है। गरीबों के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, वीट हमें सस्ते रेट पर मिल जाता है, गेहूं हमें सस्ते रेट पर मिल जाता है और फार्मर्स के लिए भी थोड़ा हाई रेट पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने तय किया है। लेकिन इसके बावजूद इंटरनेशनल वॉर लाइक इश्यूज जो होते हैं, दुनिया में जो लड़ाई हो रही है, उसके कारण इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है। आज रूस और यूक्रेन में लड़ाई के कारण वीट का कॉस्ट बढ़ गया है। पश्चिम एशिया में भी लड़ाई बढ़ रही है, जिसके कारण ग्रेजुअली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ रहा है और इसके कारण हर तरह की चीज़ों के आने जाने में महंगाई बढ़ रही है। और इन सब के कारण हमारी जो जनता 50% से ऊपर, साउथ एशिया की जनता, भारत की भी जनता कृषि पर निर्भर करती है, उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट दे रही है वो भी उचित नहीं है। इसके कारण गरीबी बढ़ रही है गांव में और लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। जो हमारी 50-60% आबादी कृषि पर निर्धारित है गांव में, शहरों में भी, वो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। इस कारण उनके बच्चों का खेती में अब उनका उपयोग नहीं है। बच्चे खेती करना नहीं चाहते, वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं। शहरों की तरफ भागने के कारण रूरल पॉवर्टी भी बढ़ रही है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। कृषि का इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है, जो उसमें हम खाद, बीज, बिजली ये देते हैं, वो कॉस्ट बढ़ गया है। इससे गांव में गरीबी आ रही है। बच्चे खेती करना नहीं चाहते, वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं, इसलिए शहरों में भी बेरोजगारी बढ़ रही है और गरीबी बढ़ रही है। इस विशियस जो साइकिल है, जो चक्र है गरीबी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, इसमें हम लोग फंस चुके हैं, जिसका कि प्राइमरी कारण इंटरनेशनल इश्यूज हैं। हम अपनी सरकारों को ब्लेम करते हैं कि वो कुछ नहीं कर रही है, लेकिन असल कारण इंटरनेशनल इश्यूज हैं। कॉस्टली पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्री फ्लो ऑफ गुड्स इनपुट कॉस्ट को बढ़ाता है। आपको याद होगा कि अमेरिका और इराक की जो लड़ाई हुई थी 2003-04 से, और वो करीब 10 साल तक चलती रही, उसके कारण क्रूड ऑयल $140 तक पहुंच गया था और जिसके कारण भारी महंगाई आई थी। वेस्ट एशिया में हमारे 90 लाख लोग रहते हैं, काम करते हैं, 80 लाख बांग्लादेशी रहते हैं और करीब 50 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, 10 लाख नेपाल के लोग हैं और 2-3 लाख श्रीलंका के लोग भी वहाँ काम करते हैं। अगर आज फिर वेस्ट एशिया में लड़ाई फैलती है
वो इजराइल फ़लस्तीन से शुरू हुई, लेबनान तक पहुंची, अब इराक़ भी उसमें शामिल हो रहा है, फिर अगर ईरान भी शामिल हो गया तो फिर पाकिस्तान तक पहुंचेगी लड़ाई। और इसके बाद पेट्रोलियम का दाम तो पिछली बार $140 तक गया था, ये 150 भी क्रॉस कर जाएगा। तो इस और लड़ाई के कारण वहाँ लोग बेरोजगार होंगे। करीब साउथ एशिया के 2.25 करोड़ लोग वेस्ट एशिया में काम करते हैं, उनमें बहुत बड़ी आबादी बेरोजगार हो जाएगी और फिर ये सारे प्रॉब्लम हमें बर्दाश्त करने होंगे। ये क्लियर है कि वार और इकोनॉमिक सिचुएशन, इन्वायरमेंटल इश्यूज विश्व के हर एक व्यक्ति को प्रभावित करता है, ये तो क्लियर हो गया होगा, और इसके फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है और यूएनओ तथा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को ख़त्म करने में विफल रहा है। जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है और जितने भी दुनिया में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब इस लड़ाई को रोकने में विफल रहे हैं। ना वो अमेरिका इराक़ की लड़ाई को, अमेरिका अफ़गानिस्तान की लड़ाई को रोक पाए, ना आज वो इजराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई को रोक पा रहे हैं, और ये लड़ाई बढ़ती जा रही है, इसमें वो विफल हो गया है। खुद यूएनओ के लोग बोल रहे हैं, यूरोप के लोग बोल रहे हैं, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने बोला है कि यूएनओ विफल हो चुका है। यह कॉन्फ्रेंस इन्हीं मुद्दों पर विचार करने के लिए बुलाई गई है कि कैसे हम स्लोगन और नारों से आगे बढ़कर देश और विश्व की राजनीति में स्ट्रक्चरल चेंज लाएं, उसकी संरचना में तब्दीली लाएं, ताकि वो प्रभावी ढंग से वार लाइक इश्यूज को डेवलप होने से रोके, और अगर डेवलप होती है तो उसको सेटलमेंट किया जाए बिना वार के प्रभावी ढंग से। तो यूएनओ का सशक्तिकरण हम लोग चाहते हैं, इसकी संरचना में परिवर्तन लाकर। यह ध्यान देने योग्य है कि इन मोस्ट केसेस वॉर और एनी एक्सप्लॉयटेशन जो होता है वो इम्बैलेंस के कारण होता है। डिफरेंट कंट्रीज में पावर का इम्बैलेंस है, बड़ी कंट्री छोटे कंट्री को दबाती है और अपनी हेजेमोनी को इस्टेब्लिश करना चाहती है। जैसे कि आज अमेरिका और वेस्ट यूरोप पूरा सपोर्ट कर रहा है इजराइल का फ़लस्तीन में अपनी ऑक्यूपेशन को बरकरार रखने के लिए, विच इज़ द लास्ट आउटपोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कोलोनियलिज्म। यूरोप के जो उपनिवेशवाद था उसको हम लोगों ने एशिया से लास्ट हमने जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका से उखाड़ करके फेंका है। विश्व के बायकॉट के कारण साउथ अफ्रीका से भी वो छोड़ नहीं रहे थे, लेकिन ये लास्ट आउटपोस्ट अभी वेस्ट एशिया में बचा हुआ है और ये स्ट्रगल चलती रहेगी जब तक कि इसका निदान ना हो। तो बेहतर है कि बिना लड़ाई के एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो सशक्त हो वो इसको रोके। बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी वॉर के कारण बनते हैं। कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, नदियों का, पेट्रोलियम का, इन पर भी जो कब्जा करने की जो राजनीति है उसके कारण भी वॉर भड़कता है। एवरी नेशनल गवर्नमेंट मोस्टली सेल्फिश होती है और पॉपुलिस्ट होती है। दे बिलीव इन आर्म ट्विस्टिंग। जो सरकारें मजबूत होती हैं वो अपने अवाम को खुश करने के लिए वो एक्सट्रीम नेशनलिज्म को बढ़ावा देती हैं और कमज़ोर देशों का हाथ मरोड़ती हैं ताकि अपने इंटरेस्ट में हम चीज़ों को लागू करें और उनसे ज़बरदस्ती मनवाएं। अभी हाल में इंडिया गवर्नमेंट ने नेपाल का रास्ता ब्लॉक कर दिया था। जो लोग जागरूक हैं वो जानते हैं, राजीव गांधी के समय में भी हुआ था और अभी हाल में भी हुआ था। वो छोटा देश है, लैंडलॉक्ड देश है, तो ये नाजायज़ था कि आप उसके अंदर जो उसकी राजनीति है उसको प्रभावित करने के लिए उसका रास्ता ब्लॉक कर दें। पाकिस्तान अक्सर अफगानिस्तान का रास्ता ब्लॉक कर देता है और बांग्लादेश, इंडिया, इसका रेल और रोड लिंकेज जो सेंट्रल एशिया से हो सकता है, ईरान से हो सकता है, रूस से हो सकता है, वो भी पाकिस्तान ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। तो ये नेशनलिज्म के कारण है। वहाँ की जनता इसमें शामिल नहीं है। जनता तो चाहती है वो बॉर्डर से आज़ाद हो जाए, आए जाए, बिजनेस करे, ट्रेड करे, शादी ब्याह करे। तो ये सरकार हैं जो सेल्फिश हैं और वो हम लोगों को डिवाइड करती हैं। ये तो क्लियर है कि नेशनल गवर्नमेंट and international organizations like UNO, International Court of Justice, they have failed to protect the interest of the humanity.
ये इंसानियत के इंटरेस्ट को ये रोकने में इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो बेकार हो चुका है। अभी भी उन्होंने इजराइल के खिलाफ फैसला अपना सुनाया, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो एम्पावर्ड नहीं है। इसलिए हम मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते। अब हम सब की जिम्मेदारी है कि सरकारों पर, अपने अपने यूएनओ पर हम इस बात को नहीं छोड़ें, बल्कि भविष्य में आने वाले खतरों से बचने के लिए हमें अपने और अपने बच्चों, अपने देशवासियों के जीवन को बचाने के लिए और अपने देशवासियों के रोजगार को बचाने के लिए खुद ही कुछ करना होगा, ताकि देशों की सरकार को मजबूर किया जा सके कि वो हमारे लिए, हमारे एजेंडा पर काम करे। ये जान लीजिए कि यदि कुछ भी गलत होता है और जानते समझते हुए हम चुप रहते हैं, सुधार के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं, वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पॉवर्टी, इनजस्टिस। हमारी चुप्पी सरकारों का हौसला बढ़ाती है और सरकार के पीछे छुपे हुए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का हौसला बढ़ाती है, ताकि ये विश्व के रिसोर्सेज पर कब्जा कर सकें, इंसान की आज़ादी पर कंट्रोल बढ़ाते जाएं। इन सब के लिए हमारी चुप्पी जिम्मेदार है। अतः वार को, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को, बेरोजगारी को ख़त्म करना है और पीस और प्रॉस्पेरिटी को हासिल करने के लिए हमें सिविल सोसाइटी को ही एक्टिव होना पड़ेगा। हम सरकारों पर नहीं छोड़ सकते। हम किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकारें कुछ भी नहीं कर रही हैं। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ 1947 में साइन हो गया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में साइन हुआ। 166 कंट्रीज इसके मेंबर हुए और अब गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी इंटरनेशनल कंपटीशन हो रहा है सर्विसेज में, और गुड्स एंड सर्विसेज ये एमएनसीज को अनुमति मिली है कि प्रत्येक देश में जाएं, दूसरे देशों में जाएं और वहां अपना बिजनेस को बढ़ाएं। उन्हें तो ये आज़ादी मिल गई कि एक देश से दूसरे देश में चले जाएं। उनके लिए बॉर्डर खुला हुआ है। यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका सभी मजबूर हो गए हैं कि विदेशी कंपनियों के लिए अपना दरवाज़ा खोलें। लेकिन क्या वो इंडिविजुअल्स को, लेबर को, पिट्टी बिजनेसमैन को, अपने देश के किसानों को, बिजनेसमैन को, अपने प्रोफेशनल्स को नौकरी की आज़ादी देंगे कि वो दूसरे देशों में जाकर के अपना पिट्टी बिजनेस खोल सकें, ट्रेड कर सकें, सर्विस हासिल कर सकें? तो ये हमारी आज़ादी का हनन है। तो क्या वार को रोकने, बढ़ती हुई इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को रोकने और वसुधैव कुटुंबकम को प्रैक्टिस में लाने के लिए एक अल्टरनेट नेशनल, रीजनल और ग्लोबल स्ट्रक्चर व्यवस्था को खड़ा कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं जो रीजनल और ग्लोबल लेवल पर बॉर्डर्स को इररिलेवेंट कर दे या कम से कम लूज कर दे ईयू की तरह? जब ईयू यूरोप में ऐसा कर सकता है तो सिविलाइज्ड और संस्कारी होने का दंभ भरने वाले साउथ एशियन ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या हम ईयू की तरह साउथ एशिया में बॉर्डर्स को इररिलेवेंट या लूज नहीं कर सकते? या सारे विश्व के बॉर्डर्स को हम इररिलेवेंट, गैर मायनी और धीरा खोल नहीं सकते, लूज नहीं कर सकते बॉर्डर्स को हम? इन ही सभी बातों पर रोशनी डालने के लिए और फिर फ्यूचर का एक्शन प्लान को तय करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस 2 दिन के कॉन्फ्रेंस में पहला दिन ग्लोबल इश्यूज पर चर्चा के लिए डेडिकेटेड है, आज का दिन, और दूसरा दिन साउथ एशियन इश्यूज पर चर्चा करने के लिए डेडिकेटेड है, निर्धारित है। चूंकि इस कॉन्फ्रेंस को जागरूक पीपुल ने आयोजित किया है और आप सब लोग जागरूक हैं, इसीलिए अपना समय खर्च करके, पैसा खर्च करके यहाँ आए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप मूक दर्शक बने रहें या मूक श्रोता बने रहें। हम चाहते हैं कि सभी पार्टिसिपेंट और लिसनर्स इस मूवमेंट में शामिल हों। जाति, धर्म, देश, रंग, नस्ल से ऊपर उठकर हम सबको ग्लोबल ब्रदरहुड की प्रैक्टिस करना होगी और इसे बढ़ाना होगा। जो जिस स्तर पर जितना चाहे उतना प्रयास करे, क्योंकि ये ग्लोबल चेतना, ग्लोबल ब्रदरहुड सिर्फ नारों से नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होगी, ये हर इंडिविजुअल को उस पर प्रैक्टिस करना होगा।
अपने अस्तित्व को सुधारना होगा। ग्लोबल मिशन फॉर चेंज मानव की संस्कृति और चरित्र के विकास की यात्रा है, जो स्वयं से शुरू होती है और उस समय तक चलती रहेगी जब तक हमारी सांस चलती रहेगी। दीप से दीप जलाना है और जब हम बड़े बदलेंगे तो युग भी बदलेगा, ऐसी कोशिश हमें करते रहनी है। अगर किसी साथी को कुछ समझना है, कुछ सवाल करना है, तो वो अपना सवाल लिखकर हमारे जनरल सेक्रेटरी या मंच पर मैडम हैं उनके पास जमा कर सकते हैं। आप लोग सभी लोग अपना सवाल अगर कुछ भी मन में है तो लिख कर जमा कर सकते हैं। इवनिंग के सेशन में चेयरमैन के एड्रेस के बाद, चेयरमैन साहब के भाषण के बाद आप लोगों के सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। वोट ऑफ थैंक्स के बाद 8:30 बजे डिनर का भी प्रबंध किया गया है। कॉन्फ्रेंस के इस संक्षिप्त विवरण के बाद श्री विश्वात्मा जी जो मिशन फॉर ग्लोबल चेंज के लीडर हैं और हमारे आइडियोलॉग हैं, हमारे टीचर हैं, और उनको आमंत्रित किया जाएगा ताकि वो इस पर और ज़्यादा रोशनी डालें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय जगत। हमें आपका साथ चाहिए पूरे संसार में युद्धों पर प्रतिबंध लगाने और लोगों को वैश्विक अधिकार दिलाने में। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए और ऑनलाइन फॉर्म भर के भेजिए।